पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो अब जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिश ही होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहाँ से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूँगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे, लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूँगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानो चिड़िया ऐसे छाते बेचती है, तभी वहाँ लाडो नाम की चिड़िया आती है। रानो, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे यह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो रानो, तुम एक काम करो, मुझे अच्छा से एक छाता दे दो। फिर लाडो एक छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनके काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, इसीलिए वो जमीन पर पड़े थे। रानो चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं दूर बैठा टुन्नू चिढ़ा यह सब देख लेता है, तब वो वहाँ आता है। कुकू और गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब रानो चिड़िया अमीर थी तो सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन आज रानो चिड़िया की ये हालत है तो कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा है। कितने बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। मैं तो 2 सालों के बाद आज इस जंगल में आया हूँ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर टुन्नू चिड़े रानो के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, आज मेरी वजह से मेरे बच्चों की यह हालत हो गई।
नहीं रानो चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती पक्षियों की है। उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, उन्हें भोजन तक ला कर देती थी। रानो चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे ही घर में रहोगी। टुन्नू, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी लाडो सभी पक्षियों से कहती है, आपको पता है पक्षियों, रानो चिड़िया बारिश में भीगती छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। पक्षियों, एक समय था जब रानो चिड़िया हम सभी की कितनी मदद करती थी, हमें भोजन भी देती थी। लेकिन आज जब उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम एकदम ठीक कहती हो। हम पक्षी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आ रहे, लेकिन वह तो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। रानो हमसे बहुत नाराज होगी क्योंकि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, तो नाराज होना तो उसका बनता है। वो जरूर नाराज होगी हम पक्षियों से, लेकिन पक्षियों, अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ तो पक्षियों, मैंने सोच लिया है, हम रानो चिड़िया को तोहफे में एक मजबूत पक्का सा घर देंगे, जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस चीज का घर देंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है और लाडो चिड़िया कालू कौवा के साथ लाल परी के पास जाती है। परी जी, हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है। उसके पास पक्का घर नहीं है। लाडो मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ, जिसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा। फिर लाल परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। चलो चलो कालू, रानू के पास चलते हैं और जाकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर वो सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। चलो रानो चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप सबको माफ भी कर दिया है। रानो चिड़िया, अब हम ये जान गए हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है और हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। रानो चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए जामुन का घर लाल परी से बनवाया है। अब तुम जाओ, जाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहो। फिर रानो चिड़िया जामुन के घर में अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। इस तरह रानो चिड़िया उस जामुन के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे। मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानो चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है,
क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़, पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानो चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानो चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए। रानो चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गौरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गौरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना, जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ है, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानो चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उससे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं, पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला
आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना देखना, तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमेशा हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुंदरवन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादुई चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और वो बहुत अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम हुक्म था। हुक्म सिंह चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो रानी चिड़िया। सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह कौवा एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में कहने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी जी के फैसले अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़े चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, इनमें से मैं किससे विवाह करूं? अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी यह फैसला नहीं कर पाती कि इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस वर से शादी करें। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। मंजूर है रानी माँ। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं।
सुनो सुनो, कुछ देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इन दोनों चिड़ों में से पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुंदर, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है, तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो, जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती हार मिलेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को यह दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितनी भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। टुन्नू इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा। यह जानकर भी उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा भी सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनहार के पास जाना होगा। वह असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वह सुनहार नकली हीरो का हार भूरा को दे देता है और भूरा तेजी से महारानी के पास दूध धने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकाल जाता है। सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, वह कल भूरा चिड़ा के साथ विवाह करेंगी। तभी टुन्नू हांफता हुआ वहाँ आ जाता है। क्षमा करना महारानी जी, मुझे देर हो गई। मुझे असली हीरो का हार लेने के लिए कालू सुनार के पास जाना पड़ा, क्योंकि इस जंगल में तोताराम सुनार नकली हीरो का हार बेच रहा था। लेकिन टुन्नू, तूने बहुत देर कर दी। मैं तुझसे पहले ही असली हीरो का हार ले आया हूँ और अब महारानी जी मुझसे ही विवाह करेंगी। लेकिन महारानी जी, मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार मिलते ही नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों। किसका हार नकली और असली है, यह तो सिर्फ एक ही पक्षी बता सकता है। फिर चिड़िया रानी उसी कालू सुनहार को बुलाती है जिसे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनहार, आप इन हीरो के हार की जांच करें और हमें यह बताइए कि इनमें से असली और नकली हीरो का हार कौन सा है। जी महारानी जी, मैं अभी इन हीरो की जांच करता हूँ। फिर कालू सुनहार दोनों हारों को काफी देर तक देखता है और तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। महारानी जी, इनमें से सिर्फ एक का ही असली हार है और वह हार टुन्नू चिड़ा का है। झूठ का पर्दाफाश हुआ और सच्चाई उजागर हुई है। टुन्नू का असली हार है और भूरा का नकली। भूरा, तुम एकदम बेईमान, धोखेबाज और लालची। तुम मुझसे शादी क्या? तुम इस जंगल में रहने लायक भी नहीं हो। अभी इसी वक्त यह जंगल छोड़कर चले जाओ।
भूरा बहुत गुस्सा होता है और फिर कभी इस जंगल में दिखाई नहीं देता। अगले दिन रानी चिड़िया टुन्नू से शादी कर लेती है और टुन्नू जंगल का राजा बन जाता है। सभी पक्षी टुन्नू के राज्य बनने से बहुत खुश होते हैं। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे 2 बातें क्या हंसकर कर ली। तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो। और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढकर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5 मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर